अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद हफ्तों में एक मरतबा फिर से बलूचिस्तान के हालात यकसर बदले हैं। एक मरतबा फिर से हमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स नजर आ रही हैं। ना सिर्फ ये कि वायलेंस के वाकयात बल्कि जो टर्मिनल पे नजर आ रही है। मैंने ये देखा हमेशा कि बलूचिस्तान के मामला जब भी सामने आते हैं तो बजाय उनको दानिशमंदी से डील करने के फौरी तौर पर पाकिस्तान की ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट जो कि पाकिस्तान की हुक्मरान है, असल हुक्मरान है, वो चंद जज्बाती फैसले लेती है, जिसकी वजह से सूरत हाल बड़े वाजे तौर पे बाहर बैठ के भी और उस सिस्टम को बगौर देखने वालों को नजर आती है कि मजीद तबाही की तरफ जाएगी, रुकने का कोई इम्कान नहीं है। ये कैसे होता है? मिसाल के तौर पे जैसे ही वाकयात होते हैं तो वो अपने चंद सहाफियों को बिठा देते हैं, अपने चंद लिखने वालों को लिखने पे लगा देते हैं और वो बलूचिस्तान के लोगों को गद्दार कहना, दहशतगर्द कहना, बैरूनी एजेंट कहना, ये वाली चीज शुरू कर देते हैं और वायलेंस के किसी वाक्य को लेकर उसको ये रंग देने की कोशिश करते हैं कि शायद ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया। अब जुल्म तो वो वाकई ही होता है, किसी भी इंसान पे तशद्दुद होना या उसका मारा जाना, इससे बड़ा जुल्म का कोई वाकया नहीं। लेकिन किसी भी वाकये को क्या कॉन्टेक्स्ट के बगैर देखा जा सकता है? क्या हम अपने बच्चों को, हम अपनी आने वाली नस्ल को भी तैयार कर रहे हैं जहनी तौर पे कि ये बलोच हमारे नहीं है, हमने इनको ना कबूल करना है, हमने सारी जिंदगी इनसे लड़ना है? क्या हम ये तैयार कर रहे हैं? क्या हमने बच्चों को ये हकाइक नहीं बताने कि बेटा जिस दिन पाकिस्तान बना था उस दिन से लेकर आज तक हम बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पे पल रहे हैं। हमारी जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री थी या हमारा जो हाउस होल्ड था वो सारे का सारा उसके मेन रिसोर्सेज हमें बलूचिस्तान से मिलते थे। सबसे बड़ी चीज एनर्जी होती है। एनर्जी का जो रिसोर्स है, जो गैस है, वो हमें सुई के मुकाम से मिली और वो एक सुई नॉर्दर्न बना, एक सुई सदर्न बना और पूरे पाकिस्तान की ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि इसके अलावा बीसियों रिसोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। उनके जब वहां पे मुनसफाना तकसीम की बात हुई तो पाकिस्तान की फौज ने चंद बलोच सरदारों को कुछ पैसे दे दिलाकर मामलात को आगे चलाने की कोशिश की। वहां पे रहने वाले बलोच लोगों को, बलोच अवाम को उनके बुनियादी तरीन हकूक से महरूम रखा। क्या ये बात झूठ है? क्या ये बातें गलत है? क्या ये बातें गुफ्तगू के अंदर नहीं आनी चाहिए? और जब फिर उन्होंने एहतजाज किया तो उधर से वायलेंस का सिलसिला शुरू हुआ, उनकी मारधाड़ शुरू हुई, अगवा हुए, तशद्दुद हुए, लोगों को गायब कर दिया गया। इतने लोग गायब हैं कि गिनती मुमकिन नहीं है। इतने लोग, इतने जवान मार दिए गए कि गिनती मुमकिन नहीं है। हम ये बातें जब तक नहीं बताएंगे तो दूसरी तरफ से जो वायलेंस का जवाब कभी कभार वायलेंस से आता है, उस पर हम जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, वो कभी भी मामला आगे नहीं चलेगा। वायलेंस किसी तरफ से भी हो वो गलत है। लेकिन मैंने खुसूसी तौर पर दावत दी किया बलोच को, सीनियर सहाफी हैं, कि वो मौजूदा सूरत हाल के ऊपर हमारी रहनुमाई करें, हमारे चंद सवाल के जवाब दें। लेकिन मैं उनकी तरफ जाने से पहले एक सवाल आपसे जरूर, एक बात, एक नुक्ता आपके सामने जरूर रखूंगा कि बलूचिस्तान को ये डील करते रहे बहुत लंबा अरसा सरदारों के जरिए। उन सरदारों में से भी चंद सरदार मजामत करने वाले थे, अपने हक, अपने लोगों की हकूक की बात करने वाले थे, लेकिन ज्यादातर सरदारों को इन्होंने कुछ पैसे दे दिलाकर खामोश किए रखा। और अब जबकि क्यादत जो है मुजाहमत की, अपने आइन के अंदर रह के हकूक मांगने के लिए भी, और दूसरी साइड से जो लोग हैं, लड़ने वाले लोग भी जो वायलेंस के ऊपर आमादा हो गए हैं मुजालिम की वजह से, वो भी आम बलोच, आम गरीब, आम मिडिल क्लास लोगों के पास है। अब हम दूसरी तरफ अगर देखते हैं, हमारे पख्तूनख्वा के अंदर जो हालात है सामने हैं, कश्मीर के अंदर भी हमने देखा कि बिल्कुल शुरू से चंद सरदारों के जरिए मामला को चलाया गया। अब वो मुख्तलिफ सरदार थे लेकिन वहां तो कोई मसला पैदा होने ही नहीं दिया गया। हमेशा कहा गया ये बहुत प्यारे, बहुत अच्छे लोग हैं। जब जुल्म ज्यादती का सिलसिला एक हद तक बढ़ा, पंजाब जहां पे कुछ भी नहीं है, जहां पे वो पानी के जरिए आने वाली कुछ काश्तकारी होती है और तासुर ये दिया जाता है जैसे पंजाब के लोग बहुत करते हैं और बाकी सारे बैठकर खाते हैं, उस सूरत हाल के अंदर जब उन्होंने अपने हकूक मांगे और जब नहीं दिए गए तो वहां की क्यादत आम लोगों ने संभाल ली। अब कश्मीर में भी ये सरदारों से डील नहीं कर रहे, आम लोगों से डील कर रहे हैं। यही वजह है कि अब इनकी गलत बातें सुनने के लिए कोई एक शख्स भी आमादा नहीं। बहरहाल हमारा मौजू बलोचिस्तान है, हम बलोचिस्तान
تک رہیں گے. اور بلوچستان میں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ پچھلے 2-3 ہفتے میں صورتحال یکسر بدلی ہے. ایک نئی لہر بھی ہمیں نظر آتی ہے وائلنس کی، اور دوسری طرف پولیٹیکل ٹرموائل بھی ہے. یہ سارے معاملات کے اوپر ہم چند بنیادی سوال کیا بلوچ سے ضرور پوچھیں گے، لیکن پہلے ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں مختصراً یہ بتائیے گا کہ یہ پچھلے چند دنوں میں اب پھر سے کیا ہوا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. جی نوران صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ہم غالباً چند ہفتوں بعد دوبارہ مل رہے ہیں آپ کے پروگرام کے توسط سے. تھوڑا افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم اس وقت ملتے ہیں جب یا ہم اس وقت بلوچستان پر بات کرتے ہیں جب وہاں کوئی بڑا پرتشدد واقعہ رونما ہو، جب بہت زیادہ خون بہتا ہو، جب لاشیں گرتی ہوں، اور جب پورے معاشرے میں غم و غصہ پھیل جاتا ہو. میرے خیال میں یہ ایک مسئلہ بھی ہے. بلوچستان صرف اس وقت ذرائع ابلاغ کی توجہ حاصل کرتا ہے یا ہمارے جیسے لوگوں کی یا آپ جیسے آزاد صحافی اس وقت بلوچستان پر گفتگو کرتے ہیں جب کوئی، جیسے میں نے کہا، کہ کوئی بڑا بم دھماکہ ہو، بڑے پیمانے پر قتل و غارت ہو، یا کوئی سنگین سیکیورٹی بحران پیدا ہو جائے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے خیال سے بلوچستان کو سمجھنے کے لیے، بلوچستان کے مسائل کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بلوچستان کو روزمرہ کی قومی بحث کا، قومی ڈسکشنز کا، ڈسکورس کا حصہ بنانا چاہیے. جب تک اربن پاکستان میں یا سینٹرل پاکستان میں اور پاکستان کی قومی ذرائع ابلاغ میں ہم بلوچستان کو اپنی روزانہ گفتگو کا موضوع نہیں بنائیں گے، تب تک اس صوبے کے بنیادی مسائل کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہے. بہرحال آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. آپ نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے پچھلے چند دنوں سے بلوچستان میں. فرام دا لاسٹ کپل آف ڈیز، غالباً 5 جولائی سے بلوچستان میں 2 الگ مگر آپس میں جڑے ہوئے پرتشدد واقعات رونما ہوئے ہیں. پہلا واقعہ انا ہڈوک میں پیش آیا، جو صوبہ دارالحکومت کوئٹہ سے صرف 12 سے 15 میل کے فاصلے پر واقع ایک خوبصورت مگر انتہائی پسماندہ وادی ہے. اس پورے معاملے میں ایک اہم پہلو، ہم جب انا ہڈوک میں جو پہلا واقعہ پیش آیا، اس معاملے میں ہم ایک اہم پہلو کو مسلسل نظر انداز کرتے آ رہے ہیں، اور وہ اس علاقے کی جیوگرافیکل اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. چند ماہ قبل یہاں پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ PPL نے ایک جیوگرافیکل سروے کیا. میں یہاں کسی سازشی یا کنسپائریسی تھیوری کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی میں ان دعووں کی تائید کر رہا ہوں جن میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں DHA بنائی جا رہی ہے، اس لیے یہاں کی مقامی آبادی کو بے دخل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. میں کوئی اور بات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. PPL نے یہاں پر سروے کیا انا ہڈوک میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں، اس کو کہتے ہیں بابری ولیج، جس کی آبادی تقریباً 150 افراد پر مشتمل ہے، اور تقریباً تمام رہائشی جو بابری ولیج کے جو رہائشی ہیں وہ سب آپس میں رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے کے کزن ہیں. تقریباً 6 ماہ قبل یہ انا ہڈوک میں یہ ایک چھوٹا سا وادی ہے ودن انا ہڈوک، کوئٹہ سے 15 میل کے فاصلے پر. تو وہاں پر اس واقعے کی طرف اب آتا ہوں. پہلے اس علاقے کی جیوگرافی کو بیان کرتا ہوں. تقریباً 6 ماہ قبل پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ PPL نے اس علاقے میں جو جائزہ کیا، اس میں یہ بات سامنے آئی کہ ببری سے لے کر زرگون ایک رینج ہے، کوئٹہ سے لے کر زیارت تک اراؤنڈ 145 کلومیٹر تک. وہاں اس پوری رینج میں جو PPL نے جو سروے کی 6 مہینہ قبل، ایگزیکٹلی آئی کینٹ سے 6 months بیفور، لیکن اسی دورانیے میں، تو وہاں پر ایک چیز ڈسکور ہوئی، وہاں بڑے پیمانے پر معدنی ذخائر موجود ہیں. اب اہم بات یہ ہے کہ 5 جولائی کو وہاں پر ایک خون ریزی ہوئی، وہاں ایک واقعہ پیش آیا، لیکن 5 جولائی سے پہلے تقریباً 10-12 دن پہلے کچھ مسلح افراد یہ ببری گاؤں میں آئے تھے. انہوں نے مقامی لوگوں کو گاؤں خالی کرنے کا حکم دیا تھا. گاؤں والوں نے انکار کیا، جس کے بعد معمولی جھڑپیں ہوئی، لیکن معاملہ وہاں پر ختم ہوا.
ठीक है। फिर तमाम 5 जुलाई को यही मुसल्ह अफराद एक बड़ी ग्रोह की शक्ल में दोबारा वापस आए। उन्होंने अन्ना उड़क के इस गांव इलाके पर हमला कर दिया। सही। और जब हमला किया तो 5 कबायली वहां मारे गए, 5 कबायली अफराद, सही। और 8 जख्मी हो गए। 11 को वो अपने साथ ले गए। सही। ये अगवाकार इनको अपने साथ लेकर चले गए। सही। इस वाक़ये के बाद मकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए क्वेटा एयरपोर्ट रोड को ब्लॉक कर दिया। अभी ये एहतजाज जारी था, ये एहतजाज हो रहे थे कि इसी दौरान एक दूसरा बड़ा हमला, एक वाक़या ज़ियारत में रूनुमा हुआ। ज़ियारत एक एक डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का, बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है। सयाह टूरिज्म के लिए जाना जाता है, अपने अपने जेनिफर ट्रीज के लिए जाना जाता है। और 145 प्रोबेबली 140 किलोमीटर्स फ्रॉम क्वेटा प्रोविंशियल कैपिटल। एक बहुत ही पुरसुकून गांव है, और वहां पर जिन्ना का रेजिडेंसी भी है। वहां पर दूसरा वाकया हुआ जहां तकरीबन 30 पुलिस हल्कार मारे गए। सो मेरी मालूमात के मुताबिक तकरीबन 20 पुलिस हल्कारों को, ये मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है, 20 पुलिस हल्कारों को अगवा किया गया, जबकि 10 जो है पुलिस हल्कार मौके पर मारे गए। अब जरा ये आपको नक्शा जरा मैं बताऊं इसका, जियोग्राफिकल लोकेशन। ज़ियारत और अन्ना उड़क के दरमियान तकरीबन 140 किलोमीटर का फासला है, लेकिन दोनों इलाके जो हैं जरगून जोन में या रेंज में, जो जरगून सिलसिला है उसमें वाक़ हैं। इसी इलाके में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने जियोग्राफिकल सर्वे किए थे, और ये बात सामने आई कि ज़ियारत में जरगून का जो सिलसिला है, जो रेंज है, वो अन्ना उड़क से लेकर ज़ियारत तक, यहाँ पर बड़े पैमाने पर मादनी ज़खायर मौजूद है। अब मैं यहाँ किसी इदारे या किसी फर्ज पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि बज़ाहिर अपीयरेंटली कुछ ताकतवर अनासर ऐसे हैं जिनके मफादात इन मादनी वसाइल से वाबस्ता नजर आते हैं, और यही पहलू इस पूरे मामले को मजीद पीचीदा बनाता है। अब इस तरह पीचीदा बनाता है कि ये एक पुरसुकून एक टूरिज्म स्पॉट कैसे बिकेम हब ऑफ वायलेंस। अब जो पुलिस हल्कार वहां मौजूद थे जहां झड़पें हुई, 10 या 9 गालिबन मौके पर मारे गए। अब पुलिस हल्कारों के जो जिनके हल्कारों के अहल खाना है और इनके जो साथी है, इनके मुताबिक पुलिस ने तकरीबन 7 से 8 घंटा वो मुसल्ला जो लोग आए थे इनसे लड़ाई की, दो बदो लड़ाई हुई। उन्होंने इस दौरानिए में, अब आपको पता है पुलिस के पास कितनी इक्विपमेंट होती है, कितने राउंड्स होते हैं, कितने राइफल्स होते हैं, वो उनके राउंड्स, उनके राइफल्स खत्म हो गए। तो इस दौरानिए में उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस बशमूल फ्रंटियर कोर, पैरामिलिट्री फ्रंटियर कोर जिसे एफसी कहते हैं, सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, और जो रेगुलर आर्मी है उनसे मदद तलब की, मुसलसल मदद तलब की। जब इनके पास गोलियां खत्म हो गई, मदद को कोई नहीं आया, 6 घंटे लड़ाई तकरीबन रही, कोई मदद को नहीं आया, तो 10-9 लोग पुलिस हल्कार वहां पर मारे गए। बाकी 21 को जो है ये मुसल्लह अफराद अगवा करके अपने साथ ले गए। अब हम अक्सर दावा करते हैं नूरान साहब कि हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शुमार होती है, हमारी दफाई सलाहियत बहुत मजबूत है, लेकिन जब ये पुलिस हल्कार 6 घंटे तक अपनी मदद आपके तहत लड़ रहे थे, जिनके राउंड्स खत्म हो गए, राइफल्स में गोलियां खत्म हो गई, मुसलसल अपील करते रहे मदद के लिए, तो आखिर हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं इनकी मदद के लिए क्यों ना आप पहुंच सके? हमारे जेट्स, हमारे F-16, हमारे ड्रोन्स, हमारे हेलीज, ये सब कहाँ थे? अब इससे भी ज्यादा अफसोसनाक पहलू ये है कि 9 जुलाई को या 8 जुलाई को वजीर आजम, अब ये पुलिस हल्कार टोटल 30 पुलिस हल्कार ज़ियारत में मारे गए। 10 ऑन द ओकेजन, 20 को ये अगवा करके ले गए। बाद में इनकी लाशें बहुत बेदर्दी से इनको मार कर पहाड़ों में फेंक दिया गया। अब उनके लवाकिन जो हैं वो लाशों को अपनी मदद आपके तहत गाड़ियों में, प्राइवेट गाड़ियों में उठा कर ले आए हैं। क्वेटा में वो धरना दे रहे हैं, बेटे हैं क्वेटा में धरना दिए। 9 जुलाई को या 8 जुलाई को वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब क्वेटा तशरीफ ले आए, लेकिन उन्होंने जो ये पुलिस हल्कार के जो लवाकिन हैं, धरना दिए बैठे हैं,
क्वेटा में लाशों के साथ। शहबाज शरीफ साहब ने इतना गवारा नहीं किया कि वो जाके इनके लवाकिन से मिले, उनसे बात करना भी जरूरी नहीं समझे। इससे बढ़कर अफसोसनाक बात यह है कि हमारी कौमी तरजीहात जो हैं, नेशनल प्रायोरिटीज किस कदर बिगड़ चुके हैं। अभी कुछ देर पहले आपसे बात करने से पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें लाहौर से आए हुए चंद सहाफ़ी जो क्वेटा में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप अटेंड करने आए हैं जो हर साल होती है, वहाँ लाहौर से वो क्वेटा में आए हैं। एनी शहीद पुलिस एहलकारों के लवाकिन महज 10 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं और ये लाहौर के सहाफ़ी जो हैं ढोल की ताक पर रक्स कर रहे थे। बिल्कुल। अब जरा सोचिए, एक तरफ चंद किलोमीटर के फासले पर कुछ लोग, पुलिस एहलकारों के लोग, अपने प्यारों की लाशों के साथ एहतजाज कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आप लाहौर से सहाफ़ी ला रहे हैं क्वेटा में और यहाँ जश्न का समा है। और आखिर हम बतौर वीडियो आ रही थी वहां से। जी। तो हम बतौर कौम, हम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी कौम का नाम देते हैं, हम बतौर कौम किस सिमत में जा रहे हैं? हमारी इज्तिमाई हसासियत को क्या हो गया है? अब पुलिस एहलकारों के एहतजाज करने वाले लवाकिन से प्राइम मिनिस्टर ने मिलना जरूरी नहीं समझा, तो दूसरी तरफ लाहौर से आए हुए सहाफ़ी जो है ढोल की थाप पर रक्स कर रहे हैं, जस्ट अराउंड 8-9 किलोमीटर अवे फ्रॉम दीज डेड बॉडीज। इसी तरह बलूचिस्तान की जो हुकूमत है वो बहुत बड़ी दावे करती है कि हमने एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है, लेकिन जब ये पुलिस एहलकार अगवा किए गए और इन पुलिस एहलकारों को बेरहमी से, बेदर्दी से कत्ल करके इनकी लाशें पहाड़ी इलाकों में फेंक दी गई, तो इन लाशों को मुंतकिल करने के लिए कोई फिजाई एम्बुलेंस या एयर एम्बुलेंस जो है यह सरकारी इंतजाम मौजूद नहीं था। तो आखिरकार जो पुलिस एहलकारों के लवाकिन है उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जीपों में, प्राइवेट गाड़ियों में अपने प्यारों की लाशें वापस ले आए। अब एक हफ्ता गुजर चुका है, तकरीबन आज 8 दिन हो गए वो मारे गए पुलिस एहलकारों के खानदान क्वेटा में अपने प्यारों के साथ अपने लाशें लेके एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ना वफाकी हुकूमत का कोई आला नुमाइंदा इनसे मिला है, ना PMLN से कोई आया, ना पीपल्स पार्टी से कोई आया, ना ही अस्करी क़यादत का कोई फर्द इनके पास गया है। इन एहतजाज करने वाले खानदानों का एक अहम मुतालबा ये भी है, अब हम आते हैं वो थ्योरीज मुख्तलिफ जो सर्कुलेट कर रहे हैं, PPL हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ डीजे बनाने के लिए आबादी को एम्प्टी करने की कोशिश की जा रही है, इवैक्यूएट करने की कोशिश की जा रही है। अब वहाँ पर जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो पुलिस एहलकारों के लवाकिन, वो उनका एक मुतालबा है, बहुत सारे मुतालबात हैं, लेकिन बहुत सारे मुतालबात में से एक अहम मुतालबा ये है कि फ्रंटियर कोर जो है, FC जो है, उनकी चेक पोस्ट वहां से हटा दी जाए। ठीक है जी। मैं यहाँ हम जब बात करते हैं तो हमारी बातों के बाद फिर बहुत सारी बातें हो जाती हैं मुख्तलिफ लेवल्स पर। मैं एक मरतबा फिर वाज़ेह कर दूं कि मैं किसी इदारे पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन एहतजाज करने वाले खानदानों के मुतालबात जो हैं, जो लोग धरना दिए बैठे हैं, उनके मुतालबात खुद बहुत से सवालात को जन्म देते हैं। बिल्कुल। आखिर वो फ्रंटियर कोर के इनकला का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? इनके मुतालबात अपने अंदर एक गहरा सियासी और सिक्योरिटी पैगाम रखते हैं और रियासत को इन सवालात का संजीदगी से जवाब देना होगा। बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है 2 हफ्तों से यही है। DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर बात की और एज यूजुअल बाजी में जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका मेन पॉइंट था वो क्या था? वो क्या कहना चाह रहे थे? कोई आजादी नहीं छीन सकता, ये क्या उनका पैगाम क्या था बुनियादी, और वो क्यों ये बात कर रहे थे? देखिए, DG ISPR ने वही सेम एक्यूजेशंस कि यहाँ पर बैरूनी कुव्वतें मुलव्वस हैं, उनसे बलूचिस्तान की जो है तरक्की उनको हज़म नहीं हो पा रही है। वो बलूचिस्तान को एक तरक्की याफ्ता माशरा, एक सूबा देखना नहीं चाहते हैं। यहाँ फितनतुल खारिज है, फितनतुल हिंदुस्तान है, सेम ओल्ड रेटोरिक, इसमें कोई नई बात नहीं थी। यहाँ एक मसला ये भी है कि हम जो हैं, जब भी यहाँ पर वाक़यात हों
कुछ भी हो, हम जिम्मेदारी अपने कंधों पर, अपने शोल्डर्स पर लेते नहीं हैं और जी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार भी नहीं है। सही। हमेशा से यही रहा है बलूचिस्तान में, जब भी कोई वाकया हो, कुछ भी हो, तो इसका जो है मोरतुल इल्ज़ाम ठहराया जाता है हिंदुस्तान को। जी जी। इसका इसकी जिम्मेदारी आयद की जाती है अफगानिस्तान पर, अफगान तालिबान पर या दूसरे रीजनल पावर्स पर। हम्म, मेरे ख्याल में असल मसला ये है कि हम अपनी पॉलिसियों और अपनी गलतियों का एहतसाब करने के लिए तैयार नहीं हैं। सही। आमार बहरान की जिम्मेदारी हम्म, किसी न किसी बैरूनी कुव्वत पर डाल देते हैं, जी जी। लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि हमारी अपनी हम्म, हुकूमती पॉलिसियां कहाँ नाकाम हुई हैं। जी जी अब आप देखिए, मैं ज़रा आदाद शुमार की तरफ आपके तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जी जी मौजूदा बलूचिस्तान हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है, जी मैंने बात की ना कि हम अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी नहीं करते, अपनी नाकामियों को, अपनी कोताहियों को देखते नहीं हैं। जी जी। अब बलूचिस्तान हुकूमत जो है फरवरी मार्च 2024 में बरसर इक़्तिदार आई। सिर्फ एक साल के अंदर नूरानी साहब, सर, बलूच मुसल्लह तंजीमों के हमलों में तकरीबन 119% इजाफा हुआ सही। विद इन जस्ट 1 ईयर। हम्म, 2024 में जब ये हुकूमत बनी, जी जी 2024 से 2025 जनवरी फरवरी तक जी जी। बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मोहल्ले कार्रवाइयाँ करने वाली तंजीम रही। सही। तारीख तालिबान पाकिस्तान ने मुतअद्दिद हमले किए तकरीबन, अकॉर्डिंग टू पिप्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ, आई डोंट नो, पिप्स जो है इस्लामाबाद बेस्ड एक थिंक टैंक है, जी जी उनके आधार शुमार के मुताबिक टीटीपी ने 2024 में बहुत सारे कार्रवाई की जिनमें तकरीबन 300 अफराद जान से गए, जी जबकि बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए, जिससे एक बलूच इंसर्जेंसी को हमेशा से एक लो लेवल इंसर्जेंसी हम कहते रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की डिस्कोर्स में इसको एक इंसर्जेंसी कंसिडर ही नहीं किया गया है। वो बलूच लिबरेशन आर्मी की 2024 की कार्रवाइयों में अकॉर्डिंग टू फिप्स फाइंडिंग, अब फिप्स की फाइंडिंग जो है, जो चीजें मीडिया में रिपोर्ट होती हैं बेस्ड ऑन दिस, जो चीजें रिपोर्ट नहीं होती उनको पता नहीं है। और सही। अकॉर्डिंग टू पिप्स फाइंडिंग्स 225 अपराध बीएलए की कार्रवाई से 2024 में अलग हुए। फिर सही। 2025 में हमने जाफर एक्सप्रेस हमला देखा, कितना बड़ा हमला था। जी जी फिर इसी साल के आगाज में होने वाली जो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स थे बीएलए के, जिन्होंने बीएलए ने इनको हिररूक 2 का नाम दिया, ये सब इस बात का सबूत है कि सूरत हाल जो है बलूचिस्तान की 2024 के इलेक्शंस के बाद, जब हम्म, से ये आर्टिफिशियल, जब से जिसको हम कहते हैं मसनूई क़यादत बलूचिस्तान पर मुसल्लत की गई है, हम्म, इसके बाद सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, सही। बेहतर नहीं हो रही है। सही। पहले जो थे बलूच इलाका जाट, वहां पर इंसर्जेंसी थी, वहां पर अनरेस्ट थी बलूच इलाकों में, सही। लेकिन ये जो अनरेस्ट है, ये जो वेव ऑफ वायलेंस है, जी जी अब इट्स वेरी कंसर्निंग कि पश्तून इलाकों तक पहुंच चुका है, जियारत जैसे इलाकों में जो पुरम इलाके थे वहां तक पहुंच चुका है। सही। तो ये सारा मामला जो है, हम इस पर नजरसानी नहीं करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं ना कि अपने इस तरह के लोगों को लाके बिठा दिया जो कि अवाम के नुमाइंदे नहीं है, तो जो सरफराज भुट्टी इस वक्त बैठे हुए हैं बतौर वज़ीर आला एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर, उनका जाहिर तो ये किया जाता है कि वो कागजों में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तो भारत, उनके बारे में कुछ बातें चल रही हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई ने भी कुछ बातें की हैं। मीडिया में ओवरऑल तबसरे तजजिए जारी हैं कि जी उनकी हुकूमत को कोई खतरा है। तो इसके ऊपर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझ रहे हैं क्या होगा, क्योंकि मैं नहीं जानता बलूचिस्तान के मामला को आपकी तरह गहराई में, लेकिन ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह वो जियाउल हक का बच्चा था ना, नवाज शरीफ, उधर पंजाब में, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हुई, तो जियाउल हक ने कहा था कि नवाज शरीफ की हुकूमत कहीं नहीं जाएगी क्योंकि इसका किला बड़ा पक्का है ना। तो जिसका किला पक्का हो उसकी हुकूमत तो नहीं गिरती, हुकूमत तो उसी की गिरती है जिसका वो जो किले से जो पटा है वो जरा वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, या वो टूटने पे आ जाए। तो आप कैसे देख रहे हैं बलूचिस्तान की जैसी कैसी भी ये हुकूमत है इसके मुस्तकबिल को? देखिए, ये हुकूमत जो है एक लूली लंगड़ी हुकूमत है, एक माजूर हुकूमत है। इसके हाथ पांव कोई और चला रहा है। अ, इस वक्त जो है बलूचिस्तान में जो भी सरफराज मुफ्ती साहब के अलाइज हैं, अपने जो क्लोज अलाइज हैं, PML हिंद और पी पी विद इन PP के लोग हों,
वहाँ पर ये किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप बलूच माशरे को, बलूच सोसाइटी को, आम बलूच एक्टिविस्ट या पोजीशंस को छोड़ दीजिए, जो इसके अपने लोग हैं पीपी के लिए एक्सेप्टेड नहीं है, पीएमएलएन के लिए एक्सेप्टेड नहीं है, और भी बहुत सारे जो स्टेक होल्डर हैं उनके लिए एक्सेप्टेड नहीं है। उसको इस वक्त जबरदस्ती रखा हुआ है एक बंदे ने, जो इस वक्त पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है, मोहसिन नकवी साहब, और मुख्तलिफ ओहदे इनके पास हैं। तो मोहसिन नकवी साहब इनको थ्रू पावरफुल पीपल चला रहे हैं। अब देखते हैं मोहसिन नकवी कब तक उनको चलाएंगे। लेकिन इस वक्त जी हाँ, इस वक्त तकरीबन जितने भी इसके अलाइज थे वो उनसे अब खफा हैं। उनके अलाइज हमसे आपसे भी बात करते रहते हैं, वो हमें बताते हैं। लास्ट कपल ऑफ वीक्स आपकी मेरे ख्याल से एनई के किसी अलाइज से बात हुई थी, उन्होंने यही कहा कि वो इनसे अब नाराज हैं, वो इसके साथ चलना नहीं चाहते हैं। लेकिन एज आई सेड कि ये कोई अवामी नुमाइंदा तो है ही नहीं, और जिन लोगों ने इसको लाया है उनकी ज़रूरत है। वो इसका जो है, ये इसके बारे में कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये ओपिनियन है कि इसको हटाएं तो किसको लाएं, और कोई बंदा नहीं है कि इस तरह क्लियरली बोल सके। जो जी हाँ, ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है बयानिया अच्छा बनाता है, उर्दू अच्छी बोलती है, इसके साफ शफाफ उर्दू है, वो मीडिया को एड्रेस कर पाता है, प्रोपेगेंडा सही मानों में कर सकता है। और कोई बंदा एस्टेब्लिशमेंट को अब बदबख्ती कहें या बलूचिस्तान की खुशकिस्मती कहें कि जो पढ़े लिखे या अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। इनको एक ही यही बंदा मिला है और वो इसको चला रहे हैं। अब देखते हैं इस बंदे को भी चलाएंगे। हाँ जी, इस बंदे को भी इन्होंने 10-15 साल हमारे सामने ट्रेन किया, दिन रात की बुनियाद के ऊपर टॉक शो में बिठा के बता के एक मिनिस्ट्री भी दे दी फेडरल पे, और वो फाइनल जो फिनिश प्रोडक्ट है वो हमारे सामने है, वो कितना डिलीवर कर रही है और कितना नहीं कर रही। हम आते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, और ये डॉक्टर महारंग बलोच के हवाले से है। हमारे सामने है कि डॉक्टर महारंग बलोच ने किस तरीके से एक उम्मीद की किरण दी, सिर्फ बलोचिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी, कि यार बलोचिस्तान में जो आग लगी हुई है शायद उसके बुझने का वक्त आ गया है। एक अवामी लीडर, एक खातून रहनुमा, एक नौजवान खातून आई है, पूरा बलूचिस्तान उसकी बात सुन रहा है। बजाय उसकी बात, उसके साथ बैठ के बात करने के, उल्टा उसको अपना दुश्मन समझा गया, उसको 1 साल तक जेल में रखा गया और कैद की सजा सुना दी गई। इसकी अहमियत क्या है? इस खास वक्त में ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? जी देखिए, डॉक्टर महारंग बलूच जो बातें करती है, या जो इसका जो कैंपेन है डॉक्टर महारंग बलूच साहिबा की, जो पाकिस्तान की जो ताकतवर कुव्वतें हैं, इन लोगों का बुनियादी मसला ये है कि इनके नज़दीक महारंग बलूच जो बातें कर रही हैं या जो मसाइल महारंग बलूच उजागर कर रही हैं, वो मसले सरे से मौजूद ही नहीं हैं। महारंग बलूच जबरी गुमशुदगियों की बात करती है, तो एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है, या जो सरफराज भुट्टी साहब हैं या लाइक माइंडेड पीपल हैं जो एस्टेब्लिशमेंट ने इनको सहारा दिया हुआ है, वो कहते हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं है। महारंग बलूच सियासी महरूमियों की बात करती हैं, तो ये जो माइंडसेट है वो कहते हैं कि सियासी महरूमी जो हैं वो सियासी महरूमियों की बात को तस्लीम ही नहीं करते। वो कहते हैं ऐसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। BYC जो है या महारंग बलूच जो है, बाकी जो लोग हैं, वो माशी नाइंसाफियों का जिक्र करें तो भी इन्हें झूठा करार दिया जाता है। यानी असल मसाइल को हल करने के बजाय ये जो ताकतवर कुव्वतें हैं वो इन मसाइल से इनकारी हैं। आज बलूचिस्तान के मसले को अमली इकदाम के बजाय जो महारंग बलूच जो बातें कर रही है, आपने कहा उसके साथ बैठ के बात करना चाहिए था, अमली तौर पर तो बात करना चाहिए था, डायलॉग करने चाहिए थे। लेकिन अमली इकदाम के बजाय, डायलॉग के बजाय, एस्टेब्लिशमेंट ने महारंग बलूच की कैंपेन को, महारंग बलूच की जद्दोजहद को एक बयानिए का जंग बना दिया। वो कहते हैं कि महारंग बलूच एक बयानिए की जंग लड़ रही है बलूचिस्तान। तो इसके जवाब में अमलन एस्टेब्लिशमेंट ने क्या की, हजारों जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए मुसलसल
یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہر لاپتہ شخص، جو مارنگ بلوچ کہتے ہیں فلانا بندہ لاپتہ ہے یا فلانا شخص لاپتہ ہے، اس کے بارے میں یہ بار بار یہ اس بات پر ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے لاپتہ ہے یہ دہشت گرد ہے، یہ مسنگ پرسن نہیں ہے۔ اب ہر اختلاف کرنے والا بلوچ جو ہے اس کو موجودہ حکومت جو ہے بلوچ لبریشن آرمی کا ہمدرد BLA یا بلوچستان لبریشن فرنٹ PLF باقی جو بلوچ مسلح تنظیمیں ان کا ہمدرد بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور ہر تنقیدی آواز کو جو ان پر تنقید کرے، میں ان پہ تنقید کرتا ہوں، آپ تنقید کرتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ ہم جیسے تنقیدی آوازوں کو ریاست دشمن بنا کر فریم کیا جاتا ہے۔ جب آپ اس وقت بلوچستان کی صورتحال یہ ہے کہ پورا جو معاشرہ ہے بلوچستان کا اس کو صرف وفادار اور غدار میں تقسیم کر دیا گیا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں آپ کہہ رہے تھے ڈائلاگ کرنے چاہیے تھے مارا کے ساتھ، اب ایسی صورتحال میں سیاسی مکالمے کی کوئی گنجائش جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے اور سرفراز بگٹی صاحب جیسے لوگوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تو یہ لوگ جو ہیں مارنگ بلوچ تو ان کا ناقد ہے، ان پہ تنقید کرتی ہے، اپنے بلوچ عوام کی ریپرزنٹیٹیو ہے، بلوچ عوام کے حق کی بات کرتی ہے، مسنگ پرسنز کی بات کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس وقت پاور میں جو ہے اقتدار میں، وہ اپنے جو ان کے الائز ہیں، اتحادی ہیں، ان کے اپنے الائز اتحادی بھی ان کو کھٹکتے ہیں۔ اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، عبد الرحمن کیتران کو دیکھ لیجئے، سردار عبد الرحمن کیتران، انہوں نے اپنی پوری سیاسی زندگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گزاری، اسٹیبلشمنٹ کے پیرول پر رہے تھے، ہیں اور رہیں گے، لیکن آج انہیں پر بلوچ لبریشن آرمی BLA کو بتا دینے کا الزام سرفراز بگٹی کے لوگ لگا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر وہ شخص جو ایون سیاسی اختلاف رکھے یا سیاسی طور پر ان کے نزدیک غیر موضوع ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو دہشت گردی سے، BLA سے، ملیٹنسی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اب مختصراً یہ کہ لوگوں پر محض غداری یا دہشت گردی کے فتوے لگا دینے سے بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ جب تک ریاست بلوچستان کے سیاسی، آئینی، معاشی اور انسانی حقوق کے جو مسائل ہیں ان کو دیانتداری سے تسلیم نہیں کرے گی، یہاں ایک ڈینائل ہے نا، جتنے بھی میں نے مسائل ہائی لائٹ کیے، ابھی مسنگ پرسنز کا ہو، پولیٹیکل گریونسز ہوں، اکنامک گریونسز ہوں، ہیومن رائٹس ابیوزز ہوں، ان تمام چیزوں پر جو ہے ریاست کے جو نمائندے ہیں وہ ان مسائل کو تسلیم نہیں کرتے، وہ ان سے انکاری ہو، کہتے یہ مسائل ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، اور ان کے حل کے لیے اب سنجیدہ سیاسی اقدامات تو بہت دور کی بات ہے۔ جب آپ ایک چیز کو سرے سے ڈینائل ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں، تو پھر اس کو حل کیسے کریں گے؟ تو تب تک بدقسمتی سے حالات میں بہتری کے بجائے میرے خیال سے مزید خرابی آتے